नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नी टू वाइस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। हम कल की सीरीज को ही आज आगे बढ़ाते हैं और आज इसको कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक को। तो कल थे हम, अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है। तो शासन प्रणालियों के आधार पे कुछ प्रकृतियां इस प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक होती है एकात्मक। हालांकि इसके पूर्व में भी हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके आपको बता चुके हैं। एक होती है संघात्मक और एक होती है अर्धसंघात्मक। यूनिटरी, फेडरल और क्वासी फेडरल। ठीक है, यूनिटरी का मतलब होता है कि जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यहाँ पर सेंट्रल होता है, स्टेट भी होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल है वो स्टेट को पावर स्वयं देता है। सेंटर स्टेट को पावर स्वयं देता है। कहने का मतलब है जब जहाँ भी शासन का यूनिटरी फॉर्म है, एकात्मक प्रणाली है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। जो संविधान होता है वो सारी शक्तियाँ किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। लेकिन केंद्र सरकार शासन को, प्रशासन में सहूलियत हो, इसलिए वो क्या करती है, कुछ उसकी यूनिट बना देती है, कुछ स्टेट बना देती है, इकाइयाँ बना देती है और उनको शक्तियाँ वो स्वयं दे देती है। ध्यान रखना, ये जो शक्तियाँ हैं, सेंट्रल जो शक्तियाँ दे रहा है स्टेट को, वो संविधान नहीं दे रहा है, वो सेंट्रल दे रहा है। इसका मतलब सेंट्रल कभी भी स्टेट की वो शक्तियाँ सारी अपने हैंड ओवर कर सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है और ठीक है, और स्टेट समाप्त हो जाएंगे। यानी कि स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है, इनका जो अस्तित्व है, वो सेंट्रल के निर्णय पर टिका हुआ है। सेंट्रल जब चाहेगा स्टेट को समाप्त कर देगा। तो एकात्मक व्यवस्था इस प्रकार की होती है। जैसे कि आपका जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ब्रिटेन है आपका, वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, दूसरा है आपका संघात्मक। संघात्मक क्या होता है? इसमें होता है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यहाँ की तरह सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है यहाँ पर एक सेंट्रल होता है और एक स्टेट होता है। एक नहीं, बहुत सारे स्टेट होते हैं, सेंट्रल एक होता है। स्टेट और सेंट्रल के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूशन पावर कौन करता है? संविधान करता है। यानी कि केंद्र को कितनी शक्तियां मिलेंगी, ये संविधान वहाँ का तय करता है। राज्यों को कितनी शक्तियां मिलेंगी, वहाँ का संविधान तय करता है। संविधान ही यह भी तय करता है कि किन परिस्थितियों में राज्य की कुछ शक्तियाँ केंद्र को मिल जाएंगी। तो इसमें ये होता है कि राज्यों को यहाँ पे जो केंद्र राज्य होते हैं वे समानता के सिद्धांत पर होते हैं। राज्य का अस्तित्व केंद्र की दया पर, केंद्र के निर्णय पर नहीं टिका होता है। केंद्र कभी भी इसकी शक्तियाँ समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, इसकी शक्तियों को अपने कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये संघात्मक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आपका चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ले लो, चाहे आप इंडिया के ले लो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में शक्तियों का वितरण किया गया है, जो करता है आपका संविधान, और संविधान ही दोनों को शक्तियाँ देता है। अर्धसंघात्मक, इसके लिए इंग्लिश का शब्द है क्वासी फेडरेशन या फेडरल, क्वासी फेडरल। ठीक है, या इसका मतलब कोई स्पष्ट आज तक तो नहीं किया गया, फिर भी मोटे मोटा यही होता है कि यहाँ पर शक्तियों का जो होता है केंद्रीकरण भी होता है और विकेंद्रीकरण भी होता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन भी होता है और
डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। ठीक है, अब भारत की बात करें, जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक तो है नहीं। अब डिबेट शुरू होगी कि संघात्मक है या फिर अर्धसंघात्मक है। तो तीनों आपने आई हो समझी होंगी। अब थोड़ा सा इसको बता देते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है या फिर अर्धसंघात्मक है, क्वाशी फेडरल है। ठीक, फेडरल, क्वाशी फेडरल। ठीक है, तो केसी जो वेयर हैं, एक संविधान के काफ़ी जाने माने विशेषज्ञ हैं केसी वेयर। तो केसी वेयर कहते हैं कि भारतीय संविधान क्वाशी फेडरल है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, भारत में पूर्ण संघीय व्यवस्था है ही नहीं, उनका कहना है। उनके पीछे उनके कुछ रीजन है, कुछ तर्क है। जैसे वो कहते हैं कि भारत में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्य बहुत कमज़ोर है, राज्य केंद्र की दया के मोहताज होते हैं। चाहे वो आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो कर, जितने भी जो बड़े कर होते हैं जिनमें राजस्व का एक बड़ी मात्रा में होता है, वो सारे बड़े बड़े कर और जो महत्वपूर्ण कर हैं, टैक्स हैं, वो केंद्र के पास हैं और स्टेट है उनके पास छोटे मोटे करों को एकत्रित करने का अधिकार दिया है। दूसरा, इमरजेंसी की बात करूँ, जब देश में आपातकाल लगा होता है तो उस दौरान जो केंद्र सरकार होती है वो एकात्मक हो जाती है, यूनिटरी हो जाती है, यानी कि जितनी राज्यों और केंद्र के बीच में जो भी शक्तियों का बंटवारा होता है, वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, वो किसके पक्ष में चला जाता है, केंद्र के पक्ष में चला जाता है, यानी कि राज्यों का अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि भारत के पास केवल एक नागरिकता है, यानी कि भारत में एक नागरिकता है। इसका मतलब क्या कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट चलता है, यानी कि सभी नागरिक, वहाँ का जो संघ है फेडरल है उसके भी नागरिक होते हैं, उसके भी सिटीजन होते हैं, साथ ही जो उनकी स्टेट है उनके भी सिटीजन होते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुल मिलाकर 50 राज्य हैं और 50 राज्यों की अलग अलग 50 राज्य की जो जनता होती है उनकी राज्यों की नागरिकता तो होती है, संघ की नागरिकता भी होती है, तो दोहरी नागरिकता होती है। भारत की बात करें तो भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, एकल नागरिकता होती है। तो इस आधार पर भी ये कहते हैं कि भारत अल्पसंख्यात्मक है। अगला, भारत में एक ही संविधान है। अमेरिका की बात करें तो हर एक राज्य का अलग संविधान है और संघ का अपना अलग संविधान है, लेकिन हमारे यहाँ राज्यों और संघ दोनों का ही एक संविधान है। ये भी एक तर्क देते हैं, आर्गूमेंट देते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 252 की बात करें या 253 की बात करें या फिर अन्य कोई प्रावधान की बात करें, लेक्चर के आगे पार्ट में उन्हीं सारे प्रावधानों की एक इकट्ठी बात करते हैं। माना बेसिक बता दिए कि क्यों कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्वासी फेडरल है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, B.R. अम्बेडकर जी थे, तो ये कहती है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक संविधान है, भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी संघात्मक है। तो जब प्रारूप समिति कह रही है, प्रारूप समिति यानी कि संविधान सभा स्वयं कह रही है, तो भारत संघात्मक ही है। दूसरा, डी बसु ने भी कहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, संघात्मक है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भारतीय संविधान अपनी मूल प्रकृति में ही संघात्मक है। चाहे वो आपका केशवानंद भारतीय मामला हो 1973 का, ठीक है, चाहे वो SR बॉम्बे मामला हो, SR बॉम्बे 1994 का, केशवानंद भारती और SR बॉम्बे केस, दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहरा चुका है, कई बार कह चुका है, भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संघात्मक संविधान है, क्वासी फेडरल नहीं है। ठीक है, एक अलग जेनरो विड्स भी आते हैं, अलग जेनरो विड्स, ये भी यही बात कहते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है, फेडरल है, क्वासी फेडरल नहीं है।
जो कि केशिवर कहते हैं, क्वासी फेडरल। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान एक फेडरल संविधान है या फिर नहीं। तो दुनिया के बहुत सारे जितने भी देश हैं जहाँ भी लोकतंत्र या संविधान जहाँ भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक हैं जो इस बात को तय करते हैं, जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि कोई भी संविधान अगर संघीय है या फिर नहीं है तो उससे कुछ मूल प्रावधान होते हैं। तो संघीय संविधान के मूलभूत प्रावधान ये क्या है? तो इसके मूलभूत कुछ प्रावधान होते हैं। पहली बात, अगर सबसे पहले उस संविधान में क्या होनी चाहिए? दोहरी सरकार होनी चाहिए, या कह दो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। शक्तियों का वितरण कह दो, बंटवारा कह दो, विभाजन कह दो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डीओपी। सबसे पहले कहते हैं कि शक्तियों का वितरण होना चाहिए। किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटों के बीच में। दूसरी बात कहते हैं कि एक लिखित संविधान होना चाहिए, एक लिखित संविधान होना चाहिए। तीसरा कहते हैं संविधान कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संविधान क्या होनी चाहिए? सर्वोच्चता होनी चाहिए। अगला एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब ये कहा गया शक्तियों का वितरण होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। किसके किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो भारतीय संविधान की बात करें, क्या भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा है? तो बेशक संविधान में शक्तियों का बंटवारा है, और शक्तियों का बंटवारा संविधान ने ही किया है। ठीक है। और दूसरा, भारत का लिखित संविधान भी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की प्रावधान दिए गए हैं। और संविधान कठोर है या नहीं है, संविधान सर्वोच्च है या नहीं है, स्वतंत्र है, तो ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में हैं। तो भारतीय संविधान में अगर ये सारे प्रावधान हैं तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय जो संविधान है कैसा है? संघात्मक है। भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। संविधान संघात्मक प्रकृति का है, फेडरल नेचर का है। ठीक है, ओके। अब हम क्रम से इनको एक एक के बारे में देख लेते हैं सभी को। सबसे पहले उठाते हैं आपका सबसे पहले देखते हैं शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अब जो शक्तियों का बंटवारा होगा किसके किसके बीच में होगा? तो केंद्र होगा एक तरफ और एक तरफ राज्य होंगे। बहुत सारे केंद्र होगा और राज्य होंगे। तो भारतीय संविधान इस बात पर विशेष बल देता है कि भारतीय संविधान में दोनों की शक्तियों का अलग अलग विभाजन कर दिया जाए, और दोनों ही की शक्तियों को जो सुरक्षा है वो संविधान देता है। और जब भी इन दोनों में क्या होता है, कोई विरोधाभास होता है, अस्पष्टता आती है अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर, तो उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था कर रखी है कि न्यायपालिका ऐसे समय में इन दोनों को क्या करेगी? रिव्यू करेगी। संवैधानिक जो शक्तियाँ किसकी कितनी है इनकी व्याख्या करेगी और निर्णय देगी। और ये निर्णय इन दोनों के लिए कैसे होंगे? बाध्यकारी होंगे। तो इस प्रकार
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है, जिसके तहत संविधान ही इनको शक्तियाँ देता है, केंद्र को भी राज्य को भी। ऐसा नहीं है कि राज्यों को शक्ति केंद्र देता हो, संविधान देता है दोनों ही को शक्तियाँ। दूसरी बात है कि संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्या है, सर्वोच्चता हो। पहली बात ये है कि वो सभी प्रावधान जो संघीय व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संघीय व्यवस्था जैसे भी मैं कहा करूँ, इसका मतलब होता है केंद्र और राज्य, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश में शासन प्रशासन का संचालन कर रहे हैं, वो संघीय व्यवस्था है। और उनको शक्तियाँ कौन देता हो, केंद्र सरकार ना देती हो, उनको शक्तियाँ देता हो भारत का संविधान, ठीक है। तो वहाँ संघीय व्यवस्था होती है। तो सर्वोच्चता का पहला मतलब कि जितने भी प्रावधान संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं, वो प्रावधान सारे संविधान की सर्वोच्चता को तय करते हैं, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को निर्धारित करते हैं। अब जैसे आपका प्रेसिडेंट हुआ यानी कि राष्ट्रपति हुआ। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें संसद के लोग भी भाग लेते हैं और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके लोग भी भाग लेते हैं। तो इसमें किसी प्रकार से केंद्र ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता है जिसके माध्यम से वो राज्यों को इससे चुनाव से बाहर कर देगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक संघीय प्रावधान है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता भी है, यानी कि केंद्र ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता है जिसमें कि राज्य इसके निर्वाचन से बाहर हो जाए, ठीक। साथ ही साथ दूसरी बात है, प्रत्येक राज्य में एक अपना हाईकोर्ट हो, प्रत्येक राज्य में अपना हाईकोर्ट होगा, या फिर ऐसी व्यवस्था कर दी है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक एकल हाईकोर्ट भी हो सकता है, एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। तो केंद्र ऐसा नहीं कर सकता है कि इन हाईकोर्टों को हर एक राज्य से हटा दें, तो हर एक राज्य में व्यवस्था की गई है उन्होंने, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा, जो भी फैसला होगा, वो राज्यों को और केंद्र को दोनों को ही मानना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही उसको मानने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं, दोनों को ही मानना पड़ेगा। तो भारतीय जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो न्याय क्षेत्र है पूरा इंडिया है, पूरा भारतवर्ष है, ठीक है। अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप से लेकर टॉप तक, हिमालय तक, जहाँ तक भी भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र की सीमाएँ आती हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इनके लिए बाध्यकारी है, इनके लिए बाध्यकारी है, तो संविधान की सर्वोच्चता भी है। अगला ये देख लें कि आर्टिकल कौन सा है, अनुसूची 7 की बात करें, अनुसूची 7 जो शेड्यूल है 7, संविधान की 7वीं अनुसूची है। ये क्या करती है, केंद्र राज्यों के बीच में जो विधायी विषय हैं, विधायी शक्तियाँ, उनका बंटवारा करती है, और ये सुरक्षा भी देती है संविधान के तहत कि इनका बंटवारा सुरक्षित रहे इन दोनों के बीच में, ठीक है। जब ये कोई डिस्प्यूट होगा तो ये जाएंगे कहाँ पर, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर, वो संविधान की व्याख्या करेगा, और संविधान की जो भी व्याख्या करेगा, जो भी वर्डिक्ट देगा, वो इन दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। चूँकि भारतीय संविधान लिखित तो है ही, क्यों, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, याद रखिए। अगर शक्तियों का वितरण हो रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में, तो उसके लिए एक लिखित संविधान चाहिए। जैसे कि हम हैं और एक और व्यक्ति है, जैसे व्यक्ति ए और बी है, 2 हैं, उन दोनों ने तय किया है कि इतने अधिकार घर के अंतर्गत, इतने अधिकार आपके हैं और इतने अधिकार आपके हैं। व्यक्ति ए थोड़ा मजबूत है, व्यक्ति बी थोड़ा कमज़ोर है, तो अब वो व्यक्ति भी ये कहेगा कि जो आपने अधिकारों को स्पष्ट किया है कि इतने अधिकार आपके हैं, इतने मेरे हैं, तो इन अधिकारों को एक लिखित रूप दे दो और उन पर दोनों लोगों के हस्ताक्षर कर लिए जाएं, साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के भी हस्ताक्षर कर लिए जाएं जिनकी समाज में बहुत स्वीकार्यता है, ठीक है, काफ़ी सम्मान है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं सोसाइटी के, उनके भी हस्ताक्षर कर लिए जाएं, ताकि हमारे और आपके अधिकार सुरक्षित रहें। आप हमारे अधिकार ना छीन सको, हम आपके अधिकार ना छीन सकें, ठीक है। कभी कभी तो स्टाम्प पेपर भी लगा देते हैं सुरक्षा के लिए। तो इसी तरह केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो शक्तियों का बंटवारा सुरक्षित रहे, कहीं केंद्र राज्य की शक्तियों को छीन ना ले,
तो इसके लिए कोई लिखित विधि तो होनी चाहिए, इसके लिए लिखित कोई संविधान तो होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि लिखित संविधान हो, और संविधान लिखित भी हो, साथ ही साथ कठोर भी हो। उसके प्रावधान इतने कठोर कि आसानी से केंद्र संशोधन ना कर दे, उसके प्रावधान समाप्त ना कर दे राज्यों की शक्तियों से संबंधित। साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता हो, यानी कि जो संविधान में कठोर प्रावधान है, जो संविधान में लिखित संविधान है, जो संविधान के प्रावधान है, उनकी सर्वोच्चता हो संविधान की, यानी कि संविधान को भी प्रमुख माना जाए। अगर संविधान में कोई भी ऐसा असंवैधानिक संशोधन पार्लियामेंट करती है तो न्यायपालिका उसको खारिज कर दे। इसीलिए संविधान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अगला है आपका कठोर संविधान। कठोर संविधान, तो क्या भारतीय संविधान में कठोरता है? कठोर संविधान यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर। तो इसको समझने की कुछ इस प्रकार से समझते हैं। पहला, जैसे कि एक कंडीशन आपकी ए है, एक कंडीशन आपकी बी है, एक सी है और एक डी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मान सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या हुआ, आपके 10 प्रावधान है, 10 प्रोविजन। इनमें से 10 के 10 कैसे रिजिड हैं, तो ये तो आपका कठोर संविधान है ही। दूसरी कंडीशन ये हुई कि आपके इसमें 10 प्रावधान हैं, ठीक। 10 में क्या हुआ, 2 जो प्रावधान है वो कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है, और शेष जो 8 प्रावधान है वो कैसे हैं, रिजिड है। तो ये भी आपका कठोर संविधान हुआ। और एक कंडीशन इस प्रकार बनती है कि 10 प्रावधानों में आपके 8 प्रावधान कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है, और 2 प्रावधान केवल रिजिड हैं। तो ये भी आपको कठोर संविधान की श्रेणी में आएगा। और एक संविधान ये हुआ कि जिसके 10 प्रावधान है, 10 के 10 प्रावधान कैसे हैं, फ्लेक्सिबल। यानी कि आप समझिए कि संविधान की कठोरता को निर्धारित करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या ऐसे मानक है, कैसे तय करें कोई संविधान कठोर है या नहीं है। तो 10 प्रावधान है और 10 रिजिड है, 10 भी कठोर है तो कठोर हुआ, नो डाउट। और कंडीशन बी है तो उसमें 10 प्रावधान है, उनमें से 2 तो फ्लेक्सिबल है, 8 कठोर हैं, 8 रिजिड हैं, तो ये भी कठोरता की श्रेणी में आ गया। ये 10 प्रावधान है, 10 के 10 फ्लेक्सिबल हैं, लचीले हैं, तो ये तो फ्लेक्सिबल हो ही गया, नम हो गया। लेकिन इसकी बात करें, अगर 10 प्रावधान हैं, 8 प्रावधान उसमें से फ्लेक्सिबल है और 2 ही केवल रिजिड हैं, तो ये भी कठोरता की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि जो सामान्य प्रावधान है वो 8 है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है, और जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, शक्तियों के वितरण से संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच में, तो वो प्रावधान 2 हैं, और ये कैसे रिजिड है, यानी कि इनमें ये प्रावधान कठोर है, इनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। तभी किया जा सकता है जब राज्य और केंद्र दोनों सहमत होंगे, और साथ ही साथ इनकी सर्वोच्चता भी है, यानी कि जब भी इसमें संशोधन, कोई अनायास संशोधन, अनपेक्षित संशोधन करता है सेंट्रल पार्लियामेंट करती है, तो इसकी व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पाएगा कि असंवैधानिक है तो इसको नल एंड वॉइड कर देगा, खारिज कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार से हमारा संविधान रिजिड भी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो 5 प्रकृति जो वैश्विक स्तर पर बताई गई हैं कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए, संविधान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, साथ ही साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, तो सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, हमारे संविधान में सारे गुण हैं। एक और रह गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है। दूसरा है, जब भी केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी संघर्ष होगा, कोई भी झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, तो उसका निर्णय कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पूरे भारतवर्ष में क्या होगा, बाध्यकारी होगा, इन्फोर्सेबल होगा, मानना पड़ेगा। यानी कि किसके लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
भारत के अंतर्गत सभी पर समान रूप से बाध्यकारी होता है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो। तो इस प्रकार से हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। तो जितने भी 5 आयाम थे जिनसे ये निर्धारित होता था किसी भी देश का संविधान संघीय है अथवा नहीं है, तो वो सारे आयामों पर भारतीय संविधान खरा उतरता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपनी मूल प्रकृति में ही संघात्मक है, ना कि अर्धसंघात्मक। और किसी भी जिस तरह से इसको क्वासी फेडरल की बात करें तो उनके अपने रीजन अलग थे, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से वो इसको प्रकृति को क्वासी फेडरल कह रहे थे। तो अब वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो राज्य व्यवस्था की संघात्मक वृत्ति। अब हम थोड़ा आ जाते हैं कि राज्य व्यवस्था पर। अभी हमने कहा था संविधान जो होता है वो देश के जो शासन प्रशासन को संचालित करने वाला जो वैधानिक दस्तावेज होता है ना, उसका सैद्धांतिक पक्ष है। और जो राज्य व्यवस्था है वो उसका व्यवहारिक पक्ष है, जो उसको लागू कर दिया जाता है वो पक्ष है। तो राज्य व्यवस्था की संघात्मक प्रकृति देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था की संघात्मक प्रणाली। इसका मतलब क्या है, देखो फिर उसी प्रकार से आते हैं कि राज्य व्यवस्था की जो प्रणालियां प्रमुख होती हैं वो 3 होती हैं। एक होता है आपका जो संघ होते हैं। अब हम आ गए संघात्मक। देखिए पहले हमने बताया था कि जो प्रणालियाँ होती हैं शासन की किस प्रकार की होती है, कोई एकात्मक होती है, यूनिटरी, कोई संघात्मक होती है, फेडरल होती है, कोई होती है अर्धसंघात्मक, क्वाडी फेडरेशन, क्वाशी फेडरल, ठीक है, अर्धसंघात्मक, जो केसी भाई कह रहे थे। अब हम आ गए हैं संघात्मक पर। यानी कि जो उसका एक पक्ष था फेडरल, हम ना तो एकात्मक की बात करेंगे ना ही क्वाशी फेडरल की बात करेंगे। इनको हमने हटा दिया है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पहला एक होता है संघ। तो जो संघात्मक व्यवस्था है ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है संघ यूनियन टाइप का एक संघ होता है संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। एक होता है आपका फेडरेशन होता है, फेडरेशन टाइप का होता है, जैसे कहते हैं परिसंघ, ठीक है। तीसरा जो भी अंतिम है वो होता है आपका कन्फेडरेशन, यानी कि महासंघ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसके अंतर्गत संघात्मक जो प्रणाली है राज्य व्यवस्था की, इसके 3 पक्ष होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक संघ यूनियन टाइप का होता है, एक फेडरेशन टाइप का होता है, एक कन्फेडरेशन टाइप का होता है। जो यूनियन टाइप का होता है इन तीनों में ही क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो होता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का बंटवारा होता है। तीनों में ही होता है। किसके किसके बीच में होता है, केंद्र राज्य। तो ये किसके किसके बीच में होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में। ये किसके किसके बीच में होता है, केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक इसी प्रकार से केंद्र राज्य, ठीक है। तो जो यूनियन टाइप का जो संघ होता है उसमें, जो यूनियन टाइप का संघ होता है इसमें जो सेंट्रल होता है, केंद्र सरकार होती है, वो मजबूत होती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ताकतवर होती है, ज़्यादा होती है। और जो फेडरल होता है, फेडरेशन होता है, परिसंघ होता है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है लगभग बराबर शक्तियाँ रखती है। किसकी तुलना में, स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर लगभग समान शक्तियाँ रहती है। हालांकि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो राज्यों के पास ही होती हैं, केंद्र के पास नहीं होती हैं, राज्यों के पास होती हैं। और जो इसकी कंडीशन बनती है तो इसमें जो केंद्र होता है वो कमज़ोर होता है राज्यों की तुलना में, यानी कि राज्य बहुत मजबूत होते हैं केंद्र की तुलना में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका यूनियन टाइप का जो संघात्मक व्यवस्था में, जो यूनियन टाइप की संघात्मक व्यवस्था है उसका एग्जाम्पल आपका एक आदर्श एग्जाम्पल कनाडा है।
उसके बाद बात करें तो इंडिया भी है। इंडिया और कनाडा में यूनियन टाइप की संघीय व्यवस्था है। और अगर फेडरेशन की बात करें कि फेडरेशन सिस्टम का है, परिसंघ कहाँ है, तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है, बहुत खूबसूरत उदाहरण है, जहाँ पर केंद्र और राज्य लगभग बराबर शक्तियाँ रहते हैं। कहीं ना कहीं राज्य थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं केंद्र की तुलना में। और ये आ जाएगा आपका यूएसएसआर, कन्फेडरेशन में यूएसएसआर आ जाता है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, सॉरी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यानी कि जिसे रशिया भी कहते हैं, उसका उत्तराधिकारी है। जो यूनियन में होते हैं इसके बीच में कोई वैधानिक समझौता नहीं होता है, यानी कि ये जो संघीय व्यवस्था है या जो संघ है, किसी वैधानिक समझौते का प्रतिफल नहीं होते हैं, परिणाम नहीं होते हैं। यानी कि इनके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ है और लीगल एग्रीमेंट के तहत मिलकर नहीं बनाया है। जैसे कि भारतीय संविधान की बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, वो 2 बातों पर मुख्यतः बल देता है। पहला कि भारतीय संघ केंद्र और राज्यों के बीच में हुए किसी समझौते का प्रतिफल नहीं है, उसका परिणाम नहीं है। और साथ ही साथ दूसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई हक नहीं है, संघ से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो लोग हो यहाँ पर जो राज्य हैं वो निष्ठा की अवधारणा के साथ जुड़े हैं। निष्ठा की जो अवधारणा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या होता है कि यूनियन टाइप में ये होता है कि वहाँ पर केंद्र ऑलरेडी था, केंद्र पहले से विद्यमान था, पहले से उपस्थित था। तो उसने कहा कि हमारी देश के शासन प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी इकाइयों को जनरेट किया है, स्टेट को स्वयं बनाया है और साथ ही साथ संविधान के तहत स्टेट को शक्तियाँ दे दी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टेट एक साथ आए उसके बाद कहा कि नहीं एक यूनियन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, एक देश बनाते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए वैधानिक समझौते का ना तो प्रतिफल और ना ही लोग अलग हो सकते हैं। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है, जो वैधानिक समझौता है उसका प्रतिफल है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ऐसे मान लीजिए कि अमेरिका की बात करें, अमेरिका आपको पता है कि मैंने इसके पिछले क्लास में भी आपको बताया है कि अमेरिका का निर्माण किसने किया, तो ब्रिटिश लोगों ने किया, क्योंकि ब्रिटिश अंपायर लगभग पूरी दुनिया में फैला हुआ था उस समय, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अमेरिका में भी गए थे। अमेरिका में कुल मिलाकर 13 उपनिवेश स्थापित किए, बहुत अच्छे से शासन कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन ब्रिटेन के साथ वॉर हो गया, कुछ ट्रेड इशू को लेकर वॉर हुआ और इन्होंने अपने स्वतंत्र एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नींव रखी। 13 राज्य थे मूलतः उसमें, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे राज्य आपस में जुड़े। उन्होंने कहा नहीं, हमें एक संघ का निर्माण करना चाहिए, एक देश का निर्माण करना चाहिए। तो वो सभी देशों ने आपस में बैठे और समझौता किया और एक संघ का निर्माण किया। इसीलिए इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जितने भी स्टेट हैं वो यूनाइट हुए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो अमेरिका में वर्तमान में टोटल 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं। तो इसीलिए इनके बीच में वैधानिक समझौता हुआ है। इसीलिए ये लोग क्या हैं, वैधानिक समझौता है, इसीलिए अलग नहीं हो सकते हैं ये राज्य जो हैं फेडरेशन से, परिषद से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लीगल एग्रीमेंट कर चुके हैं आपस में, ठीक है, अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या यूएसएसआर की बात करें, ये कैसा था, इसमें निष्ठा के साथ जुड़े थे, निष्ठा के साथ जुड़े थे, कोई वैधानिक समझौता नहीं था। और यही कारण हुआ कि 1990 के आते आते अंततः यूएसएसआर टूट गया और जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और इसके बीच में, वो समाप्त हो गया 1990 में। तो इस प्रकार से आपने समझा कि भारत कहाँ है, तो भारत यहाँ पे आता है, भारत यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, और जो यूएसएसआर था अब नहीं रहा है, वो यहाँ था। तो इस बात को आई होप आपने समझा होगा। और मैं चाहूँगा आप क्लासेस के अपना जो क्लास नोट्स हैं आप स्वयं बना लें, क्योंकि इस प्रकार से आपको
शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और एक दो बातें रह गई हैं कि भारत का संविधान को इन्होंने फिर क्यों कह दिया, कि भारत के संविधान को इन्होंने कैसे कह दिया कि क्या है। तो आते हैं अब अंततः हम उस निर्णय पर पहुंच गए हैं, उस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं जो जिसकी हमने शुरुआत की थी और एक लंबी जर्नी तय की है, बड़ी यात्रा तय की है। करीब 1.5 घंटे का समय हो गया है कि भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान एक तरफ आपके, मैंने कहा था एक तरफ यहाँ पर आपके क्या है, केंद्र है, सेंट्रल है, ठीक। एक तरफ आपके क्या है, ये स्टेट है, नहीं कि राज्य है, ठीक है। तो भारतीय संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान ये करता है कि दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। 3 शक्तियां इनको दे दी, ठीक है। ये 3 शक्तियां जो हैं केंद्र को दे दी, और यही जो 3 शक्तियां राज्यों को दे दी। लेकिन जो अधिशेष शक्तियां बची हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो अधिशेष बची हैं, अवशिष्ट बची हैं, अतिरिक्त बची हैं, तो उनको क्या करें, राज्य को नहीं दी ताकि केंद्र थोड़ा मजबूत रहे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ अधिशेष शक्तियां थी 2, मान लो ये शक्तियां केंद्र को दे दी, और केसीवेल ने इसीलिए कह दिया कि केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर हैं, इसीलिए ये व्यवस्था जो है कैसी है, क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरेशन है, क्वासी फेडरल है, अर्धसंघात्मक है। ये संघीय व्यवस्था नहीं है, अर्धसंघात्मक है। जबकि सिद्ध हो चुका है कि हमारे यहाँ पर संघ व्यवस्था कैसी है, संघीय है, क्योंकि 3 शक्तियाँ इनको दे दी, 3 इनको दे दी, जो बची वो किसको देते, वो केंद्र को दे दी, सीधी सी बात है। तो भारतीय संघ क्या है, एक संघीय व्यवस्था है, आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब हम एक ही टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा और बचा हो, उसकी बात कर लेते हैं। वो टॉपिक ये है कि संविधान के वो प्रावधान जो या तो ये तय करते हैं कि भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर है, शासन की जो एकात्मक प्रणाली है उसकी तरफ कुछ है, या फिर वो प्रावधान जो यह तय करते हैं कि भारतीय संविधान क्वासी फेडरल है, यानी कि यही मतलब कि इन्हीं प्रावधानों को देखते हुए केसीवेल ने कह दिया था कि भारतीय संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल है, अर्धसंघात्मक है। तो इसलिए हमें थोड़ा उन प्रावधानों के विषय में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। वही प्रावधान है जो हमने पहले बताए थे। तो या तो लिख दो एकात्मक यानी कि यूनिटरी, एकात्मकता की तरफ झुकाव, या फिर जैसे इन्होंने अर्धसंघात्मक क्यों कहा, केसीवेल ने जैसे अर्धसंघात्मक कहा, ये थोड़ा देख लेते हैं। पहला आपका आ जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के विषय में बता चुके हैं कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि भारतीय जो व्यक्ति है सबसे पहले भारत का नागरिक है और बाद में भी भारत का ही नागरिक है। वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नागरिक नहीं है, किसी क्षेत्र का नागरिक नहीं है, वो भारत का नागरिक है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कोई भी नागरिक, अमेरिका का तो नागरिक है ही, उस संघ का तो नागरिक तो है ही, उसके जो राज्य हैं उसका भी नागरिक होता है। तो ये भी कार्ड है, इन्होंने कहा कि ये जो प्रावधान है क्या है, एकात्मकता का वो झुकाव देते हैं, यानी कि संघ को कहीं ना कहीं मजबूत बनाते हैं, केंद्र को शक्ति देते हैं। दूसरा है आपका एकल संविधान है। एकल संविधान है, हमारे यहाँ एक संविधान है। फिर अमेरिका की बात करें तो 2 संविधान होते हैं, यानी कि एक संघ का एक राज्यों का। इसके अलावा हम आपातकालीन परिस्थितियों की कुछ बात कर लें, इमरजेंसी समय की कुछ बात कर लें। तो जैसे इमरजेंसी में 3 मुख्य आर्टिकल इसके लिए महत्वपूर्ण है, 356, 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 कहता है कि जब भी कोई बाहरी देश भारत पर अटैक कर देता है, युद्ध कर देता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, या हम किसी देश के साथ वॉर में चले गए, ये 3
कंडीशन है, तो इसके आधार पर देश में या देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भूभाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो जब आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो राज्य सरकार की शक्तियाँ जो है ना, शक्तियों को जो विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच है वो निलंबित हो जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार बहुत ताकतवर बन जाती है। वो इसलिए बन जाती है क्योंकि उस समय केंद्र सरकार को शक्ति चाहिए होती है ताकि विषम परिस्थितियों में, खराब से खराब परिस्थितियों में वो निपट सके और देश को आगे ले जा सके। तो यहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो समाप्त हो जाता है और जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो किसमें परिणत हो जाती है, एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। उसमें आर्टिकल 356 की बात करें, जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति वहाँ पर आर्टिकल 356 को लागू कर देता है। इसका मतलब क्या है, सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हालांकि संविधान में राष्ट्रपति शासन जैसे किसी भी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया, वहाँ पर एक ही शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। अगर और संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाने का सीधा मतलब ये कि उस राज्य में संविधान के जो प्रावधान है, यानी कि कानून का शासन नहीं है वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मणिपुर के वर्तमान में जो हालात हैं, तो मणिपुर की हालत आर्टिकल 356 के प्रयोग करने के लिए हो चुकी है और सारी जो शक्तियाँ हैं आर्टिकल 356 का प्रयोग करते ही सारी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। सेंट्रल में जो पार्लियामेंट होती है उसके पास आ जाती हैं और उसके लिए कानून बनाने की बात हो फिर, या फिर उसका जो बजट पारित करना हो, या फिर कोई कार्यक्रम लागू करना हो, ये सारा हमारी केंद्र सरकार करती है। पार्लियामेंट इस संदर्भ में विधि बनाती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, हालांकि मणिपुर में ऐसा कुछ अभी 356 का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि सेम पार्टी की गवर्नमेंट है दोनों ही जगह पर, स्टेट में भी और सेंट्रल में। आर्टिकल 360 ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जब भी देश को लग रहा है कि देश की वित्तीय साख खतरे में है, तो ऐसे में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। वित्तीय साख खतरे में है का मतलब देश बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में है, बहुत आर्थिक मंदी में चला गया है या अर्थव्यवस्था पूर्ण क्या चरमरा चुकी है। जैसे कि 2020 में जब कोविड आया था, मार्च 2020 में, तो उस समय कई कयास लगाए जा रहे थे कि भारत सरकार आर्टिकल 360 का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है फिर राज्यों को जो भी अनुदान दिया जाता है, जो भी वित्त दिया जाता है, सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं और केंद्र जितना चाहेगा उतना पैसा राज्य को देगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ भी समाप्त हो जाता है, यहाँ भी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ये भी कह सकता है कि आप अपने राज्यों से कह सकते हैं कि आप अपने बजट को कुछ समय के लिए रोक दीजिए। ठीक है, ये भी कह सकता है। तो आपका आपातकालीन परिस्थितियाँ हो गई। अब इसी प्रकार से ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 हुआ, इस प्रकार आर्टिकल 253 हुआ। ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य अगर केंद्र के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे लिए एक संयुक्त विधि बना दीजिए, तो केंद्र ऐसा कर देता है। हालांकि अगर उन राज्यों को उस विधि से निकलना होता है तो ये केंद्र सरकार ही तय करती है, कब निकल पाओगे, बिना उसकी मर्जी से आप नहीं निकल पाओगे। आर्टिकल 253 है, ये बात करता है कि अगर केंद्र सरकार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौता करती है, इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट करती है और उसका संबंध किसी राज्य से कहीं राज्य में लागू करना होता है, तो वह बिना राज्यों की सहमति के उस संधि को, उस एग्रीमेंट को उस राज्य में लागू कर सकती है। इसके लिए उसे किसी प्रकार की राज्य की कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी प्रावधान कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा झुकाव जो है एकात्मक व्यवस्था की ओर है। ठीक, अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोई भी कन्वेंशन जैसे इन्वायरमेंट से संबंधित हो, ठीक है, या फिर जेंडर से संबंधित कोई हो, या फिर हमारी इकोनॉमी से संबंधित कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अनुसूची 7 है। अनुसूची 7 क्या कहती है, इसको थोड़ा सही से देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है।